हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और अब हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के अंत में। इसके बाद में हालांकि अंत तो नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में डिजीज़ भी पढ़नी है, हमें डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, बट ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी फूड का डाइजेशन हो चुका है, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। कैसे करें? देखो देखो जो एब्जॉर्प्शन है ना फूड का, एब्जॉर्प्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जो फूड है वो इंटेस्टाइन से होकर के, इंटेस्टिनल वॉल से होकर के ब्लड में आ जाए। ठीक है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। अब ये एब्जॉर्प्शन है ना, ये तीन तरीके से हो सकता है। कैसे? ये पैसिवली भी हो सकता है, एक्टिवली भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड भी हो सकता है। पैसिव मतलब कोई जोर नहीं आए, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बिना किसी एनर्जी के ऐसे ही फ्री फोकट में। एक्टिव मतलब पैसे दे के काम कर रहे हैं, मतलब खाने का एब्जॉर्प्शन एनर्जी के एक्सपेंडिचर के बाद हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, एंड देन एट लास्ट फैसिलिटेटेड मीन्स वो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं उनकी सहायता से वो अंदर आ रहा है। ठीक है, एनर्जी नहीं लग रही बट उनकी सहायता से आ रहा है। और पैसिव विदाउट एनी, थ्रू अ मेम्ब्रेन, बस ऐसे ही पास हो रहा है। ठीक है, नाउ आपको कुछ बातें एनसीईआरटी की यहाँ पर मैंने लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ monosaccharide like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. ठीक है, small amount of monosaccharide like glucose, amino acids और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस, इनको सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनका स्मॉल अमाउंट, समझ रहे हो, इनका स्मॉल अमाउंट। ओके, अब एक लाइन आपको एनसीईआरटी में ये भी लिखी हुई मिलेगी कि सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फिर आपको कहीं ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि अमाइनो एसिड, समटाइम्स अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na पॉजिटिव आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपको समझ भी नहीं आएगा कि यार ग्लूकोज अमाइन, वही चीज़ें तो यहाँ सिंपल से हो रही हैं, वही चीज़ें यहाँ फैसिलिटेटेड हो रही हैं और वही चीज़ें यहाँ एक्टिव हो रही हैं। तो देखो ये तीनों बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। एक्चुअली किस्सा क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन, या हम बोले सिंपल डिफ्यूजन पैसिवली तब तक एब्जॉर्प्शन होता है जब तक कि मतलब ऐसा हो कि यार सेल है वो पूरी भूखी पड़ी है और बाहर ग्लूकोज है, बाहर अमाइनो एसिड है और सेल में इनकी बहुत कमी है ही नहीं। उसके बाद तो क्या होगा, ग्रेडियंट से मूव करेगा और आ जाएगा। दिस इज पैसिव एंड दिस इज सिंपल, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, देन अब क्या होता है कि कई बार थोड़े टाइम बाद जब कंसंट्रेशन सेल में भी इंक्रीज होनी चालू हो जाती है ना, तब वहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और जब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लेना होता है कि वो आ ही नहीं रही और ना ही उसका ग्रेडियंट है, तो बिना ग्रेडियंट के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे ला रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी से, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा नहीं है ग्लूकोज केवल सिंपल से होता है, वो कई कंडीशंस में सिंपल से होता है, लेकिन कई बार फैसिलिटेटेड से भी हो जाता है और कई बार एक्टिव से भी हो जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड है तो ये उसी से होगा या उसी से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस, याद रखना, आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन करेंगे तो हमें एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। Some substances like glucose and some amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. This is known as facilitated diffusion. Then transport of water is by osmotic gradient. अब वाटर के केस में सिंपल डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोल देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होता है, ऑस्मोसिस से होता है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स का, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज का, और इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na पॉजिटिव का। तो सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन। नाउ एब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेस्टेड फूड का वो बकल कैविटी से स्टार्ट नहीं होता। बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन तो होता है, स्टार्च का 30% हो जाता है ना, बट बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। बकल कैविटी में नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कुछ केमिकल्स का, कुछ मेडिसिन का एंड कुछ एल्कोहल्स का हो जाता है। ओनली सम केमिकल या मेडिसिन का एंड एल्कोहल का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, इनका कुछ अमाउंट। तभी आपने देखा होगा कि जो अपनी कई बार अगर आपको चाहिए कि कोई मेडिसिन जल्दी असर करे तो उस मेडिसिन को, उस दवाई को, उस गोली को यहाँ जीभ के नीचे दबा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर जल्दी से वो ब्लड में जा करके अपना काम जल्दी शो करेगी। यहाँ पर केमिकल्स का, मेडिसिन का, अल्कोहल का कुछ का एब्जॉर्प्शन होता है। यही चीज़ है स्टमक के अंदर। स्टमक में भी water, some salts, alcohol, glucose and few drugs like aspirin takes place। यही बात है, स्टमक के अंदर भी वाटर का, कुछ सॉल्ट्स का, अल्कोहल का, ग्लूकोज का, फ्यू ड्रग्स का यहाँ पर क्या होता है, ड्रग्स जैसे एग्जांपल एस्पिरिन, इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जरा गौर से देखो, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ व्हाट इज इट, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये जो विलाई प्रेजेंट होती है ना, विलाई इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, विलाई इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जैसे यहाँ पर आयरन और कैल्शियम आयंस जो होते हैं ना, आयरन और कैल्शियम आयन, उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम के अंदर। आयरन और कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में, आयरन कैल्शियम का होता है ड्यूडेनम में। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने यहाँ पर रेड में लिख रखी है, 5 स्टार बात की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपसे पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, तो समझ जाना जीजूनम, जीजूनम में होता है, क्योंकि जीजूनम में मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होती है। मैं बता चुका हूँ, विलाई जीजू को घेर लेती हैं। देन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली मैं बोल रहा हूँ ना कि मेन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, फैट, इन सब का एब्जॉर्प्शन यही होना है, मेन एब्जॉर्प्शन। सो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें ये बोला जाता है कि मोनोसेक्राइड जो है ना, मोनोसेक्राइड वो डायरेक्टली जो विलाई की कैपिलरी जो ब्लड है उसके अंदर डायरेक्टली आ जाती हैं और उसके थ्रू फिर पोर्टल वेन में जाकर के मेन ब्लड सप्लाई में आ जाती हैं। मोनोसेक्राइड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, कैपिलरी ब्लड वेसल्स में हो रहा है, जो कि विलाई के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज है या मोनोसेक्राइड है ये पोर्टल वेन में जाता है। फिर वहाँ पर लीवर में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है और बाकी को ब्लड सर्कुलेशन में आगे पहुंचा दिया जाता है। नाउ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की बात की तो मोनोसेक्राइड था, अगर ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज अलोंग विद सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये दोनों कि ग्लूकोज Na पॉजिटिव आयन के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिया जाता है और फ्रक्टोज, और ये पैसिव भी होता है, लेकिन यहाँ हम इंटेस्टाइन में जब बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज अलोंग विद Na पॉजिटिव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और कई बार ये पैसिव भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है, कई बार फैसिलिटेटेड भी होता है, बट मेनली ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लिया जाता है अलॉन्ग विद Na पॉजिटिव, जिसको को ट्रांसपोर्टेशन हम बोलते हैं, एंड फ्रक्टोज बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नाउ वी आर एट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ऊपर देखिए जरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। चूंकि ये जो फैट है ना ये इनसॉल्युबल है, ये चूंकि ये जो फैट है ना ये इनसॉल्युबल है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका एब्जॉर्प्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं होता, थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे इसका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर है हमारे पास फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, ठीक है, ये इसका मान लो कि ये बड़ी ड्रॉपलेट है, ये कुछ ऐसा मैंने शो कर दिया इसको। अब क्या करना पड़ता है कि ये जो लार्जर इसके मॉलिक्यूल्स हैं, आप बोल सकता हूँ लार्ज ग्रेन्यूल्स हैं, इनको स्मॉलर मिसलीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ओके। देन
ये मिसलीज बन जाती है ना, फिर ये मिसलीज जाती है इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, यानी इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर जाती है। फिर वहाँ पर इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, दीज आर कोटेड विद प्रोटीन्स। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना अपन, अंदर तो क्या है मिसिली और बाहर प्रोटीन कोटेड, तो ये प्रोटीन कोटेड जो स्ट्रक्चर बनी इनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन्स लैक्टियल में जाते हैं और लैक्टियल के थ्रू मेन ब्लड सप्लाई में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इगड़म तिगड़म लगाए कर सकता था, बट सिंपल कुल मिलाकर के बात यही है, ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना ज़रा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के अंदर किसका रोल होता है? ऑप्शन नंबर 1 पैनक्रियाटिक जूस, जूस ही बोल दो, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, आंसर होगा बाइल जूस। अब बाइल जूस में हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोराकोलेट, जो कि क्या कराते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प कराते हैं। बाइल जूस वैसे तो क्या होता है, बाइल जूस वैसे तो वो नॉन एंजाइमेटिक होता है, उसमें एंजाइम्स नहीं होते, बट उसके वो मेन काम, वो बहुत क्या काम करता है, मेन काम उसकी ये है कि वो एक तो न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देता है, मतलब जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक करने की कोशिश करता है, नॉर्मल एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है इंटेस्टाइन के अंदर। और दूसरा काम वो क्या करता है? दूसरा काम ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, ये मिसली, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, प्रोटीन कोटेड, काइलोमाइक्रोन, लैक्टियल ब्लड। नाउ अब ये एब्जॉर्प्शन बता दिया, अब मैं लास्ट में एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होना है? एसिमिलेशन होना है। एसिमिलेशन मतलब कि ये जो एब्जॉर्प्शन की हुई चीज़ें हैं इनको सेल्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज एसिमिलेशन। एंड आफ्टर एसिमिलेशन क्या होगा? इजेशन होगा। इजेशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया यहाँ पर डाइजेशन के बाद, जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब मैटर जो बचा है, जिसको फीकल मैटर बोलते हैं, उसका इजेशन हो गया, डिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक ही ज़रूरी बात यहाँ पर इसमें निकल के आती है, ज़्यादा तो बताने की क्या ज़रूरत है, समझदार हो बाकी आप। क्या बताने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो फीसेस का कलर होता है ना, फीसेस का फीकल मैटर का जो कलर है वो इस पिगमेंट के कारण होता है। किस पिगमेंट के कारण होता है? दिस पिगमेंट इज नोन एज स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन, दिस पिगमेंट इज नोन एज स्टर्कोबिलिन। और ये जो स्टर्कोबिलिन है ना, तुम्हें पता है कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म बाय डिग्रेडेशन ऑफ बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन के डिग्रेडेशन से बनता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नाम याद आ रहे हैं क्या? ये बाइल पिगमेंट्स हैं, ये डिग्रेडेशन से फॉर्म करते हैं स्टर्कोबिलिन। और दूसरी मेन बात कि जो फाउल स्मेल होती है एक्सक्रीटा की, वो किसके कारण होती है? वो होती है इंडोल, स्कूटोल एंड H2S के कारण, ठीक है। किसके कारण होती है? इंडोल, स्कूटोल एंड H2S के कारण। इंडोल, स्कूटोल एंड H2S के कारण। ये इंडोल, स्कूटोल, H2S ये कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड इन कॉलन ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय बैक्टीरिया। अमाइनो एसिड का बैक्टीरिया के द्वारा डीकम्पोजिशन होता है कॉलन में, उससे ये चीज़ें बनती है और इनके कारण ही गंदी स्मेल होती है, एक्सक्रीटा की फाउल स्मेल होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम क्या करते हैं? अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो नेक्स्ट और लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।